नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास आईसीडीआर में, वो बात करता है रेगुलेशन नंबर 25 एंड रेगुलेशन नंबर 123, राइट। और ये बात करता है फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, राइट। मतलब हमको फाइल करना है ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, जो भी हमने ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट बनाया है फॉर द पर्पस ऑफ आईपीओ और एफपीओ, राइट। सो इन्होंने बोला है, लॉ में बोला गया है प्रायर टू मेकिंग एनी आईपीओ एंड एफपीओ, मतलब मेरी कंपनी, मेरी लिस्टेड कंपनी जब भी आईपीओ या एफपीओ लाना चाहती है इशूअर को, मतलब वो कंपनी को जो प्रपोज टू बी लिस्टेड कंपनी है उसको कम से कम 3 कॉपीज आपके ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट की रीजनल ऑफिस ऑफ द सेबी को फाइल करनी पड़ेगी, राइट, अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ विच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द इशूअर कंपनी इज लोकेटेड। आपको वहां पर सेबी के ऑफिस में फाइल करनी पड़ेगी एक बार, अलॉन्ग विद द फीस एज मे बी स्पेसिफाइड, वो आपको देनी पड़ेगी। और ये जो डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ेगा मींस ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, जो 3 कॉपीज में फाइल करना पड़ेगा आपको, ये फाइल करना पड़ेगा लीड मैनेजर के थ्रू, राइट। पहली बात। सो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है भाई कि जब भी मेरी कंपनी आईपीओ एफपीओ लाना चाहती है you need to file 3 copies to the jurisdiction regional office of the SEBI where your company registered office is located. This is the first point through lead manager, right? आगे, lead manager shall submit the following to the SEBI along with the draft of a document. और जब लीड मैनेजर जब ये सबमिट करने जाएगा तो साथ में ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट के पहला एक सर्टिफिकेट देगा। और सर्टिफिकेट में क्या रहेगा कि भाई एक एग्रीमेंट हुआ है किस किस के बीच में, मतलब वी आर ऑथराइज्ड टू फाइल दिस ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट टू सेबी, मतलब हमको अपॉइंट किया गया है। हमको किसने अपॉइंट किया है? लीड मैनेजर क्या बोलेगा, हमको अपॉइंट किया गया है किसके द्वारा? इशूअर के द्वारा। और ये रही एग्रीमेंट की कॉपी, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड, आपको एक ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट मतलब कि सारे के सारे प्रोविजंस की कंप्लायंस हो चुकी है। थर्ड, इन केस ऑफ इशू ऑफ कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट, अगर कौन से वाले डेट इंस्ट्रूमेंट है? कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट है। अ ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द डिबेंचर ट्रस्टी, आपको उससे भी एक ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। क्यों भाई? डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट किया है टू सेफगार्ड दी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, तो आपको उससे भी ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इसका मतलब अगर बाई चांस आपके सिक्योर्ड डिबेंचर हैं, राइट, और सिक्योर्ड डिबेंचर के लिए पूरा का पूरा श्योरिटी जो होगा वो किसको होना चाहिए? डिबेंचर ट्रस्टी को, तो वो आपको वहां पर लेना पड़ेगा। ये हमारे पास कौन सा रेगुलेशन है यार? रेगुलेशन 25 एंड 123 ऑफ आईसीडीआर गाइडलाइंस। आगे नेक्स्ट प्रोविजन, नेक्स्ट रेगुलेशन बात करता है 26 एंड 124, और ये क्या बोलता है? जो भी आपने ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल किया था सेबी को, अब आपको वो पब्लिक को दिखाना है, पब्लिक को अवेलेबल कराना है टू फॉर द पर्पस ऑफ कमेंट। ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट एंड ऑफर डॉक्यूमेंट टू बी मेड अवेलेबल टू द पब्लिक, रेगुलेशन नंबर 26 एंड 124, बेहद काम का प्रोविजन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, राइट। चल, तो लॉ ने बोला है द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद द सेबी shall be made public for comment, if any, for a period of at least 21 days from the date of filing. हमको कैसे फाइल करना है? मतलब वो पब्लिक के पास अवेलेबल कराना है 21 डेज के लिए। और हमको कैसे कराना है? हम वो वेबसाइट पे, सेबी की वेबसाइट पे उसको होस्ट कर देंगे, सेबी की वेबसाइट पे, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे, वेयर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज आर प्रपोज टू बी लिस्टेड एंड लीड मैनेजर एसोसिएटेड विद द इशू, राइट। आपको क्या करना है? वो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट 21 दिन के लिए सेबी की वेबसाइट पर रहेगा, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर रहेगा। द इशूअर शेल विद इन 2 days ऑफ फाइलिंग द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट विद द सेबी मेड अ पब्लिक अनाउंसमेंट, आपको एक न्यूज़पेपर में पब्लिक अनाउंसमेंट देना पड़ेगा, और एक देना पड़ेगा इंग्लिश न्यूज़पेपर में, एक हिंदी न्यूज़पेपर में एंड एक रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर में। मतलब अगर महाराष्ट्र की कंपनी है, सब टाइम्स ऑफ इंडिया में जाना चाहिए, वहाँ का एक हिंदी न्यूज़पेपर जाना चाहिए, प्लस एक मराठी लैंग्वेज में भी जाना चाहिए। एट अ प्लेस वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द इशूअर इज सिचुएटेड,
आपको क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि भाई हमने ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल कर दिया है और आपके कमेंट्स वैल्यूएबल रिक्वायर्ड है। डिस्क्लोजिंग द फैक्ट ऑफ फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट विद द सेबी एंड इनवाइटिंग द पब्लिक टू प्रोवाइड देयर कमेंट्स। हम क्या बुला रहे हैं, पब्लिक के कमेंट्स सेबी के वेबसाइट पर जाएं और वहां पर आप ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट पर कमेंट करें। The lead manager shall, after expiry of the period stipulated above, फाइल करेगा सेबी को, जितने भी कमेंट्स आए हैं सबको सब एक स्टेटमेंट फॉर्म में जमाएगा और उसको पर्टिकुलर आपको फाइल करना है, राइट, ध्यान से। द लीड मैनेजर शेल आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पीरियड मीन्स 21 डेज फाइल विद द सेबी। आपको किसको फाइल करना है यार, सेबी को फाइल करना है। क्या फाइल करना है, डिटेल्स ऑफ द कमेंट रिसीव्ड बाय देम or the issuer from the public on the draft offer document during that period, the consequential changes if any that are required to be made in the draft offer document. The issuer and the lead manager shall ensure that the offer document are hosted on the website as required under this regulation and its content are available as the version as filed with the registrar of companies. मतलब आपको वही अवेलेबल कराना है जो आरओसी को फाइल किया है, सेबी को फाइल किया है या स्टॉक एक्सचेंज को फाइल किया है। इसका मतलब ये है, सबसे पहले आप रेगुलेशन नंबर 23 में आप किसको फाइल करो यार, आप सेबी को फाइल करो, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर अपलोड करो उसको, फिर बाद में पब्लिक को कमेंट के लिए आपको रखना है, आपको इसके लिए पब्लिक अनाउंसमेंट देना पड़ेगा। The lead manager and the stock exchange shall provide copies and offer document to the public as and when requested and make charge a reasonable sum for providing the copies. अगर आपको कॉपीज भी चाहिए किसी भी मेंबर को, किसी भी पर्सन को, तो आप उसके लिए कोई चार्ज भी कर सकते हैं। सो ये हमारे पास कौन सा वाला कंसेप्ट है यार, रेगुलेशन 26 जो बात करता है किस चीज़ की, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट की फाइलिंग की बात करना है, सेबी को, स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेशन नंबर 25 लगेगा, आपको पब्लिक को अवेलेबल कराना है रेगुलेशन नंबर 26 लगेगा, राइट। तो ये हमारा था फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट टू सेबी स्टॉक एक्सचेंज, फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट अवेलेबल फॉर कमेंट्स टू द पब्लिक, रेगुलेशन नंबर 26। रेगुलेशन नंबर 35 बात करता है एस्बा की। रेगुलेशन नंबर 35 बात करता है एस्बा की। एस्बा क्या बोला है, द इशूअर शेल एक्सेप्ट बिड यूजिंग ओनली द एस्बा फैसिलिटी इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय सेबी। इसका मतलब ये है, जो भी इशूअर है पब्लिक से जो पैसा ले रहा है आईपीओ में, जो आईपीओ लेकर आए हो उसमें पब्लिक पैसा देगी आपको, तो जो पैसा ले रहे हो आप एप्लीकेशन मनी वाला, राइट, वो आपको लेना है सिर्फ एस्बा के थ्रू, राइट, आईपीओ में जो एक पर्टिकुलर लॉट की वैल्यू होगी नॉट मोर देन 15,000 रुपीज, राइट। आगे अवेलेबिलिटी ऑफ इशू मटेरियल, रेगुलेशन नंबर 36, छोटे छोटे से रेगुलेशंस हैं। क्या बोल रहा है, लीड मैनेजर शेल एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट एंड अदर इशू मटेरियल इंक्लूडिंग एप्लीकेशन फॉर्म्स टू स्टॉक एक्सचेंज। आजकल तो हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है, सब आप ऑनलाइन जाए अपने स्टॉक ब्रोकर की वेबसाइट पर, वहाँ पर आप इजीली ऑनलाइन पेमेंट करके आपका एस्बा अकाउंट में और आपका ये आपका एप्लीकेशन अप्लाई हो जाएगी आईपीओ में अप्लाई करने की। पहले ज़माने में आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले एप्लीकेशन फॉर्म्स मिला करते थे, उसको फिल करके कलेक्शन सेंटर में डिपॉजिट करो, बट अब हर चीज़ ऑनलाइन हो गई, आपको सिर्फ वेबसाइट पे क्लिक करना है, आपका आईपीओ में एप्लीकेशन लग जाएगी। सिंडिकेट मेंबर, रजिस्ट्रार टू एन इशू, रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, स्टॉक ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, बैंकर्स टू एन इशू, सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक्स बिफोर द ओपनिंग ऑफ द इशू, राइट। तो अवेलेबिलिटी ऑफ इशू मटेरियल, प्रोहिबिशन ऑन पेमेंट ऑफ इंसेंटिव्स, रेगुलेशन नंबर कौन सा है, 37 एंड 134। एनी पर्सन कनेक्टेड विद द इशू shall not offer any incentive whether direct or indirect in any manner, whether in cash or kind in service or otherwise to any person for making an application in the IPO except for fees।
आप फीस कमीशन दे सकते हैं, इसके अलावा अंडर द टेबल कुछ नहीं देना है, राइट। सब चीज को प्रोहिबिट करा गया, कोई भी इंसेंटिव वगैरह आपको नहीं देना है। सिक्योरिटी डिपॉजिट रेगुलेशन नंबर 38 बात करता है द इशुअर शेल बिफोर द ओपनिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट। मतलब किस किस को हमने अलॉटमेंट किया है, सब्सक्रिप्शन लिस्ट डिपॉजिट करना है आपको स्टॉक एक्सचेंज के पास में, और स्टॉक एक्सचेंज एन अमाउंट कैलकुलेटेड एट अ रेट ऑफ 1% ऑफ द, किसका 1%? 1% ऑफ द इशू साइज अवेलेबल फॉर सब्सक्रिप्शन टू द पब्लिक इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय द सेबी। आपको इतना तो सिक्योरिटी डिपॉजिट, मतलब जो भी आपका इशू साइज है, आप 500 करोड़ रुपए का लेकर आ रहे हैं, उसका 1% आपको जमा करना पड़ेगा। और डिपॉजिटेड शेल बी रिफंडेबल और फोरफिट, मतलब आपको रिफंड होगा या फोरफिट होगा, वो उस तरीके से जैसा किसने बताया है, सेबी ने आपको बताया है। आईपीओ ग्रेडिंग एप्लीकेबल टू आईपीओज ओनली, नाम ही यार आईपीओ ग्रेडिंग। आईपीओ ग्रेडिंग मींस हम आपके आईपीओ को ऑन द रेलेवेंट फैक्टर्स पे जज करेंगे और आपके आईपीओ को हम ग्रेड देंगे। ये वैसा ही तरीका है जैसा कि सेबी CRA क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ग्रेडिंग करती हैं, AAA+ बॉन्ड्स के केस में, डिबेंचर्स के केस में, डेट इंस्ट्रूमेंट के केस में सेम कॉन्सेप्ट है आईपीओ ग्रेडिंग का। The issuer may obtain grading for its IPO from one or more CRA credit rating agencies registered with the SEBI। CRISIL हुआ, ICRA हुआ, CARE हुआ, राइट। आप मूडीज, फिच, S&P, इन कोई भी एजेंसी से आप क्या ले सकते हैं, आपको एक से ज़्यादा एजेंसी से रेटिंग लेनी है अपनी IPO ग्रेडिंग के लिए। तो ये हमारे पास छोटे छोटे से रेगुलेशन थे, एक था एस्बा, एक था प्रोहिबिशन ऑन पेमेंट ऑफ इंसेंटिव, अवेलेबिलिटी ऑफ इशू मटेरियल, सिक्योरिटी डिपॉजिट, आईपीओ ग्रेडिंग की बात। चले, सिंपल कॉन्सेप्ट है ओपनिंग ऑफ द इशू। आपका इशू कितने दिन ओपन रहेगा, कब ओपन आपको करना है, हम उसकी बात करेंगे रेगुलेशन नंबर 44 में। तो लॉ क्या बोलता है, पब्लिक इशू, जब भी हम पब्लिक इशू की बात करेंगे आईपीओ एफपीओ दोनों कवर होंगे। में सब्जेक्ट टू द कंप्लायंस ऑफ कंपनीज एक्ट सेक्शन 26। एंड अगर आप सेक्शन 26 पढ़ने जाओगे तो सेक्शन 26 किस चीज का है कि भाई कौन कौन सी चीजें आपको डिस्क्लोज करनी है प्रोस्पेक्टस में, ये बात करता है सेक्शन 26। तो इन्होंने बोला है पहली लाइन में तो कि भाई आपको सेक्शन 26 का कंप्लायंस करना है, मतलब सारा का सारा डिस्क्लोजर पार्ट देना है। एक बात, मे बी ओपन विद इन 12 मंथ, आपको 12 मंथ में ओपन करना पड़ेगा आपका आईपीओ एफपीओ पब्लिक इशू। जब से, और 12 महीने कब से स्टार्ट होंगे, जब से सेबी ने इशू करे हैं ऑब्जर्वेशंस। किसने इशू करे हैं, सेबी ने ऑब्जर्वेशन इशू किए हैं, तब से 12 महीने में आपको क्या करना है, आपको वो इशू करना पड़ेगा। एक बात ये तो हो गई नॉर्मल। इन केस ऑफ पब्लिक इशू इट इंक्लूड्स बोथ आईपीओ एंड एफपीओ। अगर फास्ट ट्रैक इशू है, कौन सा इशू है, अगर फास्ट ट्रैक इशू है तो लॉ ने बोला है सब आपको इशू ओपन करना है जो भी पीरियड स्पेसिफाइड है कंपनीज एक्ट 2013 में। इन केस द इशूअर हैज फाइल्ड अ शेल्फ प्रोस्पेक्टस, तो आपको इशू ओपन करना है 3 महीने में जब से सेबी ने ऑब्जर्वेशन दिए हैं। एन आईपीओ एंड एफपीओ, अब ये पॉइंट बहुत ध्यान से, एन आईपीओ एंड एफपीओ शैल बी ओपनड आफ्टर एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। आपने जब आरएचपी फाइल किया, इन केस, और आरएचपी कहाँ यूज होता है, जब हम बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू इशू लेकर आ रहे हैं। एंड व्हाट इज बुक बिल्डिंग प्रोसेस, जहां पर 2 चीजें अवेलेबल नहीं होती है, इन दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए हम बुक बिल्डिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। कौन कौन सी 2 चीजें, प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज, मेरे शेयर्स की कौन सी प्राइस पर हम इशू करेंगे एंड कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करेंगे, ये दोनों आइडेंटिफाई करने के लिए हम जिस बिल्डिंग का सहारा लेते हैं उस बिल्डिंग को हम क्या बोलते हैं, बुक बिल्डिंग प्रोसेस। कोई बिल्डिंग नहीं है, बट एक प्रोसेस है, एक तरीका है, एक आईपीओ लाने का एक मेथड है।
तो लॉ ने बोला है अगर आप आईपीओ या एफपीओ एज द केस में बी ओपन शेल बी ओपन मतलब कंपल्सरी आफ्टर एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द आरएचपी इन केस ऑफ बुक बिल्डिंग इशू और प्रोस्पेक्टस इन केस ऑफ फिक्स्ड प्राइस इशू विद द आरओसी। मतलब आपको 3 दिन में तो ओपन करना ही है। तो हमारे पास 4 तरह की इनफैक्ट 3 तरह की टाइम लिमिट हो गई, 12 महीने राइट फ्रॉम द डेट ऑफ सेबी ने जब से अपने ऑब्जर्वेशन इशू करे हैं, 3 महीने इन केस ऑफ फास्ट ट्रैक इशू शेल प्रोस्पेक्टस है, और अगर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस तो 3 दिन में आपको इशू करना पड़ेगा। ये चीज बात करती है रेगुलेशन नंबर 44 में, जो हमको ध्यान रखना है ओपनिंग ऑफ द इशू की बात। इसी में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यार अंडरराइटिंग का, और अंडरराइटिंग एक तरह का अश्योरेंस है। अंडरराइटिंग एक तरह का क्या है, हमारे पास अश्योरेंस है कि भाई आप चिंता ना करें, अगर पब्लिक ने मिनिमम एज स्पेसिफाइड बाय सेबी 90% नहीं एक्वायर करा तो हम आपका इशू को सक्सेसफुल बनाएंगे। उस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं यार, अंडरराइटिंग। तो इन्होंने क्या बोला, इफ एन इशूअर, अगर किसी इशूअर ने आईपीओ या एफपीओ लेकर आया है, क्या लेकर आया है वो, आईपीओ या एफपीओ, अदर देन थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस को छोड़कर, एंड डिजायर्स टू हैव द इशू अंडर रिटन, और वो उसको लगता है कि नहीं यार हमें तो अंडरराइटिंग करवानी है, तो वो अपॉइंट करेगा अंडरराइटर्स को इन अकॉर्डेंस विद द सेबी अंडरराइटर रेगुलेशन 1993। देन यू नीड टू अपॉइंट द अंडरराइटर्स इन अकॉर्डेंस विद द सेबी रेगुलेशन। बहुत ध्यान से, अगर कोई इशूअर आईपीओ एफपीओ लेकर आ रहा है, वो भी बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू, अदर देन बुक बिल्डिंग प्रोसेस, राइट। अरे भाई बुक बिल्डिंग प्रोसेस में तो उसको कोई टेंशन ही नहीं है, पब्लिक को उसने एक बिड दे दी, एक साइज दे दिया, एक रेंज दे दी, इस प्राइस से इस प्राइस के बीच में अप्लाई करें। मतलब अगर आप फिक्स प्राइस मेथड के थ्रू आईपीओ एफपीओ लाना चाहते हैं और आपको थोड़ी सी शंका होती है कि यार शायद पब्लिक मिनिमम स्पेसिफाइड बाय लॉ 90% ना ले, तो आप इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अंडरराइटिंग करवा सकते हैं। उसके लिए आपको अंडरराइटर का अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। अंडरराइटर मींस इंटरमीडिएट का अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, और ये अंडरराइटर जो होगा वो इस वाले रेगुलेशन के थ्रू होगा। इफ द इशूअर मेक्स अ पब्लिक इशू थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस, अगर इशूअर पब्लिक इशू लेकर आ रहा है बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू, तो हमारे पास 2-4-6 पॉइंट। अगर इशूअर पब्लिक इशू ला रहा है बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू, तो वहां पर हमारे पास 5-6 पॉइंट आपको कंप्लाई करने हैं। सबसे पहली बात, द इशूअर शैल बी अंडररिटन बाय लीड मैनेजर एंड सिंडिकेट मेंबर। हाउएवर, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी आपका इशू साइज है, नेट ऑफर है, राइट, उसका 75% आपको किसको देना है यार, QIBs को, और इस पोर्शन की अंडरराइटिंग नहीं होगी। सबसे पहला पॉइंट, आपका जो भी नेट ऑफर है उसका 75% आपको देना है QIB को, और उस पोर्शन की अंडरराइटिंग नहीं होगी। अरे भाई वो तो आपको देना ही है, नहीं लिया तो फिर वापस करना पड़ेगा पैसा। पहली बात, द इशूअर शेल प्रायर टू फाइलिंग द प्रोस्पेक्टस, आपको अंडरराइटिंग एग्रीमेंट करना पड़ेगा लीड मैनेजर के साथ में, सिंडिकेट मेंबर के साथ में, which shall indicate the number of specified security they shall subscribe to at a predetermined price in case of under subscription in the issue। आपको अग्रीमेंट करना पड़ेगा, प्राइस डिसाइड करनी पड़ेगी कि भाई आप अगर अंडर रिटन इशू हुआ, मतलब पब्लिक ने कम लिया, तो फिर आप किस प्राइस पर लोगे ये बताना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट, इफ द सिंडिकेट मेंबर फेल्स टू फर्निश देयर अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन, देन किसकी जिम्मेदारी है, लीड मैनेजर की जिम्मेदारी है कि भाई आपको ये काम करना पड़ेगा, फिर आपको लेना पड़ेगा। द लीड मैनेजर एंड द सिंडिकेट मेंबर शैल नॉट सब्सक्राइब टू द इशू इन एनी मैनर एक्सेप्ट फॉर फुलफिलिंग देयर अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन। ये और कोई तरीके से शेयर्स नहीं लेंगे, ये लेंगे तो सिर्फ एक ही तरीका है कि वो अंडरराइटिंग इशू जो है वो आपका फुलफिल हो जाए। In case of every underwriting issue, the lead manager shall underwrite minimum underwriting as specified as
obligation as specified in the SEBI Merchant Banker Regulation 1992, where the issue is required to be underwritten. The underwriting obligation should at least to the extent if minimum subscription is received, right? आपको अंडरराइटिंग वहां तक करना है जहां तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड है, दैट इज 90%, राइट? सो ये हमारे पास था कौन सा वाला कंसेप्ट यार? हमने दो कंसेप्ट की बात करी। एक तो भाई इश्यू कब ओपन होना है उसकी टाइम लिमिट की बात की है। 3 तरह की टाइम लिमिट है, 12 महीने, 3 महीने, 3 दिन की बात करी है हमने। और अंडरराइटिंग में हमने बात करी भाई कौन से केस में किसको देना है, किसको नहीं देना है, अंडरराइटर कौन होगा, वो हमने बातचीत कर ली है यहां पर, राइट? चल ना, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब क्या? सो लॉ ने बोला है यार, हमने अभी अभी देखा है साहब, आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन तक की अंडरराइटिंग कराना, इससे ज्यादा की नहीं कराना है। तो रेगुलेशन नंबर 45 बात करता है अंडरराइटिंग में मिनिमम सब्सक्रिप्शन की। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब 90%। याद रखना कंपनीज एक्ट में 100% होता है। इसका मतलब ये है लिस्टेड कंपनी को 90% कंप्लाई करना है, अनलिस्टेड कंपनी को 100% कंप्लाई करना है। सेक्शन 39 ऑफ कंपनीज एक्ट, द मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड इन एन इशू शैल नॉट बी लेस देन, कितना परसेंट होगा? 90%, 90% ऑफ द ऑफर थ्रू ऑफर डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट इन केस ऑफ OFS फॉर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, OFS को छोड़कर। इन केस ऑफ IPO के केस में द इश्यू इज सेड टू हैव मिनिमम सब्सक्राइब्ड इन द IPO if it receive 90% of the offer through offer document and 25% of the post issue capital from the public। पब्लिक से आपको याद रखना, पब्लिक से आपको 25% मिल गया, 25% क्या का पोस्ट इशू कैपिटल का निकालना है। और अगर नहीं मिला तो आपको पब्लिक के पैसे वापस करने पड़ेंगे 15 डेज में, ये आपको ध्यान में रखना है। और रेगुलेशन नंबर कौन सी बात करता है? ये 45। नाउ व्हाट इज द पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन? सो रेगुलेशन नंबर 46 बोलता है पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन की बात। An IPO FPO shall be kept open for at least 3 working days। आपको कितने दिन के लिए ओपन रखना है? 3 वर्किंग डेज के लिए, और मैक्सिमम 10 दिन के लिए। प्रैक्टिकल लाइफ में बात करें साहब, 10 दिन के लिए कोई भी IPO ओपन नहीं रहता है, 3 से 5 दिन के लिए बहुत हो गया, राइट? मैक्सिमम। हाँ, अगर आपको आपका जो प्राइस बैंड था, फॉर एग्जाम्पल आपने प्राइस बैंड दिया 300 रुपए से 325 का, और मुश्किल से 70% 80% पब्लिक ने लिया, अंडरराइटिंग नहीं कराई थी, तो आपको डाउनवर्ड करना पड़ेगा। फिर आप बोलोगे कि ठीक है यार 250 रुपए से 260 के बीच में हमारा प्राइस बैंड है, तो ये हुआ आपका रिवीजन इन दी प्राइस बैंड। द इशुअर शेल एक्सटेंड द बिडिंग पीरियड, फिर आपको अगले 3 दिन के लिए और एक्सटेंड करना है। बट याद रखना नॉर्मल टाइम पीरियड प्लस रिवीजन टाइम पीरियड ये 10 दिन से ज्यादा नहीं होगा। ओवरऑल लिमिट जो है वो 10 डेज की ही है। इन केस ऑफ बैंकिंग स्ट्राइक ये समस्या हो सकती है। द इशुअर में फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्ड इन राइटिंग extend the bidding issue period disclosed in the RHP or issue disclosed in the fixed process for a minimum period of 3 working days, right? फिर 3 दिन का extension permissible है। And in case of over subscription, proviso to regulation 49(2), ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए अलग से रेगुलेशन नहीं है। सब आपने बोला था 100 करोड़ रुपए पब्लिक से रिक्वायर्ड थ्रू IPO। पब्लिक चाहती है हम 250 करोड़ के शेयर्स लें। ओवर सब्सक्रिप्शन जितने हैं नहीं शेयर्स इश्यू, उससे ज्यादा के लिए पब्लिक ने अप्लाई कर दिया। सो इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अलॉटमेंट फॉर not more than 1% of the net offer to the public for the purpose of making allotment in minimum lots. In case of oversubscription and allotment of not more than 1% of the net offer to the public for the purpose of making allotment in minimum lots, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 49(2) का प्रोविजो याद रखना। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होता है लिस्टेड कंपनी के, इसमें सेबी ICDR के हिसाब से, कंपनीज एक्ट के हिसाब से सेक्शन 39 100% होता है।
पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन मिनिमम 3 दिन तो कोई भी आईपीओ ओपन रहेगा ही। आप किसी भी आईपीओ का एडवर्टाइजमेंट चेक कर ले न्यूज़पेपर में, 3 दिन तो रहेगा ही, 3 से 5 दिन होता है। मैक्सिमम लॉ ने बोला है 10 दिन, 10 दिन में रिवीजन ऑफ प्राइस बैंड भी शामिल है। हाँ, इन केस ऑफ बैंकिंग स्ट्राइक या कोई सिमिलर सिचुएशंस हो गई है तो 3 दिन का एक्सटेंशन परमिसिबल है, इससे ज्यादा परमिसिबल नहीं है, राइट। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ किसका, मिनिमम सब्सक्रिप्शन एंड पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन का।